ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये वो थ्योरम है जिसके ऊपर आज आपने ना कॉन्फिडेंस इंटरवल को पढ़ा है और कॉन्फिडेंस इंटरवल को समझने की कोशिश की है। अच्छा, इस थ्योरम के अंदर, एक मिनट इसको मैं पीछे कर लूँ और इसको मैं मिनिमम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूँ कि हम इसको करें। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अच्छा, इस थ्योरम के अंदर बेसिकली ये बात है कि सेंट्रल जो लिमिट थ्योरम है, ये कहता है कि अगर आप पॉपुलेशन के अंदर कभी भी काम करेंगे, जब वेन एवर यू आर वर्किंग विद ए population, it is impossible for you to include the whole population at any time point. So this is because of the number of individuals present in that population. So how much data we could extract from it? So it basically falls on 4 criteria. 4 चीजें central limit theorem बताता है. The first foremost thing it tells is that the mean sample value, mean of sample means, is always equivalent to the mean of a population. Okay, number 1. number 2, ये हमें बताता है कि the standard error या standard deviation जो आपने निकालनी हो, the standard deviation of sample mean, यानी अगर मैं sample mean को ऐसे लिख दूं, ऐसे sample mean is equal to standard deviation of population, standard deviation of a population divided by the number of samples we have. अच्छा, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता जाऊंगा आप सबके साथ, लेकिन फिलहाल आप ये 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं अपने जेहन में रख लें, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर क्विज श्विजर या ये वो। अच्छा, अगर एक पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही है जैसे हम कहते हैं ना वो क्लास में के बेल बननी चाहिए नंबर्स की या एज की या किसी भी टेम्परामेंट्स की. इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, योर सैंपल मीन वैल्यू विल आल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सैंपल मीन वैल्यूज ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे. अच्छा, और नंबर 4 पॉइंट, which is the most tricky and most beauty of this theorem, which says that if the population is not normally distributed, आपका सैंपल मीन वैल्यू तब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत काम करता है. ठीक है, अच्छा, अब ये एग्जांपल के साथ हम ये तीनों चीजें समझ लेते हैं. यहाँ पे मैं 2 चीजों के साइन आपको साथ साथ बता देता हूँ. एक होता है म्यू, this is the mean value of a population is generally represented as mu, while the mean of sample means, there is a lot of means over here, but just for the sake of understanding, means of a sample means mean mu x bar. This is sample mean, ये वाला sample mean है और इसकी mean value को mu से show किया गया है. So mean of a sample mean is equal to mu x bar. For standard deviation, I said standard deviation of sample means is equal to standard deviation on the population divided by n. इसका मतलब है अगर मुझे population की standard deviation निकालनी हो कि इस्लामाबाद के मेल्स की एवरेज हाइट के बाद उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो वो बहुत बड़ा काम है. लेकिन उसको निकालने के लिए मैं अगर सिंपल सैंपल मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ, इस वैल्यू को अगर मेरे पास ये नोन हो और ये वैल्यू मेरे पास अगर नोन हो, तो मैं पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ. समझ आ रही है? सो इट्स ए सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन में क्या चल रहा है. और दूसरी चीज मैंने ये बताई, तीसरा पॉइंट, कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैंपल मीन वैल्यूज आपको हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत मिलेंगी. और अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फर्ज कीजिए कि द डेटा इंस्टेड ऑफ getting more normal towards the center
ये डाटा हमारे पास एक्चुअली होना ऐसे चाहिए था, जैसे देखें आइडियल कंडीशन ये होती कि हमारे पास डाटा होता ऐसा और ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. इंस्टेड ऑफ दिस रेड लाइन द डाटा वी हैव इज मोर एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द राइट साइड, या ये, हाँ इसको मैंने टुवर्ड्स द राइट साइड. तो इसको हम कह देते हैं कि ये स्क्यूड डाटा है. स्क्यूड का मतलब होता है कि ये एक तरफ को खिसका हुआ डाटा, स्क्यूड है, स्क्यूनेस है उसके अंदर. नाउ दिस स्क्यूड डाटा is tilted more towards the right side. Then let's say this is the number of number of marks presented over here. Let's say आपकी क्लास में अगर मैं रेड लाइन से शो करूं, तो लेट्स सपोज कि आपकी क्लास में सब लोगों ने 50% ये नंबर मैं रख देता हूं, और ये रख देता हूँ 100% नंबर है, और ये रख देता हूँ कि कुछ लोगों के 0 नंबर हैं या 10 मार्क्स हैं. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है कि नॉर्मली डेटा 50% लड़कों ने काम किया या लड़कियों ने काम किया और 50 नंबर लिए, मैक्सिमम लोगों ने 50% नंबर ले लिए. कुछ लोग थे जो हाईएस्ट स्कोरिंग की तरफ चले गए और कुछ लोग थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया या लोएस्ट रैंक की तरफ गए. सपोज करते हैं कि मेरा पेपर एग्जाम आया एंड दैट वाज such an exam, you prepared so well that majority of the individuals scored highest marks, let's say 80 or 90% marks are attained. So the data of majority of the class falls towards the right side. This is the skewness. But let's stick to the point number 3, which says population is normally distributed. That means if the data of a population is normally distributed as in shown in red line, sample mean values will also be like that. So you are collecting data points from here, from here, from here, or whatever the points may be. Your data would also look like somewhat close to it. In case of skewness, again, you collect data points from different individuals in the class. अगेन आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि आपका फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल ही रहेगी. अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन इसमें अजीब कोई चीज़ नहीं है. इसमें ट्रिक ये है कि इस केस में आपकी जो मीन वैल्यू है वो 50 की जगह 80 हो जाएगी. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 50 से या 60 से 80 की तरफ फॉल कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो 100 की तरफ फॉल कर रहे होंगे. तो जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं S1, S2, S3, सैंपल मीन वैल्यूज जब आप इंटरप्रेट करते हैं और उनको ड्रा करते हैं, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो, जो कि जनरली नहीं होती, तब भी आपका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आएगा. तो फिर आपके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान है. ठीक है, ये आपको मैंने समझाना था. मतलब अब मैं इसको और एग्जांपल से समझा देता हूँ कि फर्ज कीजिए आपके पास एक डेटा आता है एक क्लास का, और उस या यूं समझ लें कि हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो जनरल लोग हैं, हाँ, अब इसको यूं समझ लें कि जैसे इस्लामाबाद के अंदर मैं हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अब हाइट में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोग, बूढ़े, जवान और जो बच्चे हैं, उनका एक यूनिफॉर्म नंबर है इस्लामाबाद के अंदर. एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता. एक्चुअली तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर यंग लोगों की है. तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डाटा होगा दैट इज़ मोर स्क्यूड टुवर्ड्स के लोग अभी ज़्यादा जवान जो लड़के होंगे, या यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज़ एज एंड दिस इज़ हाइट, द नंबर ऑफ पीपल, हाइट, कितनी हाइट है ना लोगों की. तो मैं कहता हूँ कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि लोगों का डाटा इस तरह का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. रियलिटी में ऐसा नहीं होता. रियलिटी में आप मीन वैल्यू से बहुत पहले से लेफ्ट साइड पे स्क्यूड होते हैं. ठीक है, ये रियलिटी में है, और ये है आपका थ्योरेटिकल वैल्यू. थ्योरी में आप कहते हैं कि हर चीज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. पॉपुलेशन में जितने जवानों की तादाद है उससे कम बूढ़े हैं, उससे कम बच्चे हैं, एक नॉर्मल पैटर्न आ रहा है. लेकिन हमारे यहाँ अभी यंग पॉपुलेशन है, तो ज़्यादातर जवान लोग ज़्यादा मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स और इन्फेंट्स वी हैव.
सो हमारा डेटा लेफ्ट साइड को ज़्यादा स्क्यूड है एज कम्पेयर टू द राइट वन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी यूं होनी चाहिए थी, इस तरह से। हमारा डेटा इस तरफ स्क्यूड की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तब सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको दो चीज़ों में एडवांटेज देता है। वो ये कहता है कि जनाब आपको सैंपल साइज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने सैंपल्स को करेंगे स्क्रीन। एक छोटी सी कंडीशन है इसके लिए, नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो कहता है कि सैंपल मीन वैल्यू विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आप n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 रखें, ग्रेटर देन 30 रखें। n कैसे होता है? n का मतलब ये है कि जैसे S1 है, रिमेंबर द लास्ट लेक्चर ओवर देयर आई हैव रिटन s, और उसमें मैंने कहा कि I8 में मैं लोगों को फ़ोन करूंगा और उनसे हाइट पूछ लूंगा। तो N2 वो कहता है कि आप ये जो n नंबर है, n काउंट है, इसको आप 30 तक अगर आप ले जाते हैं ना, 30 सेट्स में, यानी S1 के 30 इंडिविजुअल्स हों, S2 के 30 इंडिविजुअल्स हों, यानी आपका जो भी स्टडी का पॉइंट है उसमें अगर आपके डेटा पॉइंट्स में 30-30 अफराद डिस्ट्रीब्यूटेड हों, या 30-30 नंबर हो आपका S1 S2 डेटा पॉइंट्स जो आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर ये 30-30 इंडिविजुअल्स हों तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Now the beauty of central limit theorem is, number one, you don't need to know mean value of a population. Okay, that's a wonderful thing. We don't need to know how the data is normally distributed or is not normally distributed. We are not interested in that. Plus, this means that is you don't need to know these details. Second thing, you can work on it independent of sample size. आपका सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए? अगर आपके डेटा पॉइंट्स 30 या 30 से ज़्यादा हो जाए तो आप एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के टाइम पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक होगी बात? ये वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे लोग कहते हैं कि आपने अगर एस्टिमेट करना हो कोई भी ट्रेंड पॉपुलेशन के अंदर, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई कर लें। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन 4 प्रिंसिपल्स पे खड़ा है कि सैंपल मीन्स की मीन वैल्यू पॉपुलेशन मीन्स की वैल्यू के प्लस होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको सैंपल मीन का मिल गया तो आप पॉपुलेशन का निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल होगा। पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती तो भी परवाह नहीं है, बस अपना जो सेट का डेटा पॉइंट है वो 30-30 इंडिविजुअल्स हर सबसेट के अंदर रखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका डेटा किस शक्ल को इख्तियार कर रहा है। Thank you so much for your time and attention. This is just to remind you how the confidence interval works and frequency distribution works at all. इसके बारे में या आगे किसी चीज़ के बारे में समझना आए तो you can write me. We can discuss it later. Thank you so much. If you don't have anything, तो अब मैं जाता हूँ।